Very good morning, everyone. Have a good day. प्रोफेसर राजेश ठोमर की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 इंडियन बैंकिंग एंड करेंसी, इसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं. आगे वैसे इस चैप्टर में हमने यहाँ पर बात कर ली है, सिलेबस की हमने बात कर ली है यहाँ पर. उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 में बात कर रहे थे भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में, इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में. इस चैप्टर में हमने आगे बात कर ली है बैंक के प्रकार के बारे में. उसके बाद हमने व्यापारी बैंक के कार्य के बारे में भी बात कर ली है. नेक्स्ट हमने बात कर ली है आर्थिक विकास में बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका यानी कि महत्व की. उसके बारे में अभी आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, वो है आरबीआई की. डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर बैंकिंग पढ़ रहे हैं. बैंकिंग में आपको ये आरबीआई के बारे में तो पता होना ही चाहिए. आरबीआई के बारे में अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. आरबीआई क्या है, आरबीआई की डेटा हिस्ट्री क्या है, ये हम जानने का थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं. आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगा. ध्यान दीजिएगा पूरा सुनने में. डियर स्टूडेंट्स, आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भारत में सभी बैंकों का नियंत्रण और संचालन करने का कार्य करती है आरबीआई. भारत में सभी बैंकों का नियंत्रण एवं संचालन करने का कार्य करती है आरबीआई. आरबीआई जो है वो भारत की मध्यस्थ बैंक है, यानी कि बैंकों की बैंक. आरबीआई के पास अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहे तो नहीं करवा सकते, क्योंकि ये बैंकों की बैंक है. आपके लिए बैंक नहीं है, मेरे लिए बैंक नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंकों की बैंक है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रखती है, सभी बैंकों पर संचालन के लिए योग्य नियम लागू करती रहती है. मध्यस्थ बैंक जो है वो पूंजी बाजार और वित्त बाजार दोनों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु ये वित्त बाजार का पूरा संचालन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई. भारत में पिछले कई सालों से लोगों की मांग है, ज़रूरत है कि बैंक में एक ऐसी बैंक लाई जाए जिसको यहाँ पर बैंकों की बैंक के रूप में कार्य करती हो, यानी कि मध्यस्थ बैंक हो. वैसे तो ये मांग 1834 से चल रही है, परंतु लोगों को उसमें निष्फलता ही प्राप्त होती रहती थी. बाद में 1859 में जो भी नए वित्त मंत्रालय स्थापित किया गया, उसमें यहाँ पर जो लेग नाम के एक सदस्य थे, उसने भारत में मध्यस्थ बैंक की स्थापना के लिए सरकार के पास फिर से एक बार पेशकश की रजूआत की. इस वक्त बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ चेन्नई, बैंक ऑफ बॉम्बे जैसी बैंकें यहाँ पर अस्तित्व में थी. ऐसी 3 बैंकें यहाँ पर जो अस्तित्व में थी एक साथ, उसको साथ में मिलाकर यानी कि उसका जुड़ान करके तीनों बैंकों को एक साथ संयुक्त बैंक करके एक मध्यस्थ बैंक स्थापित करने की योजना बनाई गई थी. कब? 1867 में. ये तीसरा प्रयत्न था. जब तीसरे प्रयत्न में यहाँ पर अलग अलग 3 बैंकें जो थी, उस 3 बैंकों को, जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ चेन्नई, बैंक ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इत्यादि 3 जैसे बैंकों को साथ मिलाकर एक मध्यस्थ बैंक की योजना तैयार की गई थी. क्योंकि 1859 में सरकार के सामने पेशकश की गई, परंतु उसने स्वीकारित नहीं थी. इसके लिए बाद में 1867 में फिर से एक प्रयत्न किया गया. 1867 में बैंक ऑफ बंगाल के सचिव जो थे, उसने सरकार के सामने फिर से ये पेशकश की थी कि ये 3 बैंकों को आपस में मिलाकर एक मध्यस्थ बैंक स्थापित की जाए. 1920 में 1867 से लेकर ये बातें ही चलती रही. बाद में 1920 में इंपीरियल बैंक एक्ट लागू किया गया और 1921 में जनवरी महीने में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, जिसे यहाँ पर मध्यस्थ बैंक के तौर पर स्थापित करने का एक प्रयत्न था. जो मध्यस्थ बैंक अभी नहीं थी, यहाँ पर उसे व्यापारी बैंक के तौर पर शुरू किया गया था और
व्यापारी बैंक के साथ साथ उसे मध्यस्थ बैंक के तौर पर कार्य करने के लिए उसे एक्टिव करने का एक प्रयत्न किया गया था, परंतु उसका जो कार्य अभी जो था वो मध्यस्थ बैंक जैसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए उसे इंपीरियल बैंक को मध्यस्थ बैंक के तौर पे स्थापित नहीं किया। उसके बाद कुछ ही समय में 1920 में मध्यस्थ बैंक का कार्य पूर्णतः बजाने के लिए यहाँ पर अब तक कोई भी बैंक नहीं थी, 1921 में भी कोई बैंक नहीं थी, इसलिए बाद में ये कार्य ऐसे ही चलता रहा था 1925 तक। 1925 में यहाँ पर फिर से भारतीय चलन व्यवस्था और हुंडियामन यानी कि विदेशी चलन जो होते हैं उसकी तपास के लिए एक अहवाल प्रकाशित करने के लिए एडवर्ड हिल्टन यंग को प्रमुख बनाया गया और उसके दम पर एक समिति की रचना की गई। इस समिति ने इंपीरियल बैंक को मध्यस्थ बैंक बनाने के लिए अपना प्रस्ताव पेश किया सरकार के समक्ष। बाद में ये जो प्रश्न था मध्यस्थ बैंक बनाने के लिए इंपीरियल बैंक को, ये पॉइंट बहुत ही चर्चा में रहा। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी इंग्लैंड की, उसने उस वक्त यहाँ पर मंजूरी उस वक्त भी नहीं दी। लास्ट में 1931 में केंद्रीय बैंकिंग तपास समिति ने रिजर्व बैंक की स्थापना पर यहाँ पर जोर दिया और बाद में कुछ समय बाद 1934 में रिजर्व बैंक एक्ट पास किया गया और तब जाकर आरबीआई की स्थापना हुई। ये कितनी बड़ी प्रोसेस है, एक बार वीडियो को बाद में फिर से देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कितनी प्रोसेस के बाद यहाँ पर 1934 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक एक्ट पास किया गया, अभी स्थापना तो नहीं की, एक्ट पास किया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कार्य की शुरुआत की है। जब इस बैंक ने अपने कार्य की शुरुआत की तब इस बैंक का वहीवट जो था, इस बैंक का जो भी कारोबार था वो 16 सभ्य जो उसके बैंक ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे कार्य कर रहे थे, उन लोगों के हाथ में था पूरा वहीवट। अभी उसकी हिस्ट्री बाकी है, सुनिए। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 1 अप्रैल से शुरुआत की गई। उसके बाद शेयर होल्डर्स की बैंक के तौर पे रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, इसलिए इस बैंक को तटस्थ बैंक के तौर पर यहाँ पर कार्य नहीं करना था, इसलिए उसे 3 सितंबर 1948 के दिन केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। उसके अंतर्गत 1949 की जनवरी से रिजर्व बैंक की जो पूंजी थी उसके सभी शेयर सरकार ने अपने नाम करवा दिए हुए थे। सभी लोग जिसने उसमें निवेश किया था उसको रुपए वापस कर दिए गए। सभी शेयर्स यहाँ पर सरकार ने खरीद लिए और राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक का संचालन जो था 20 सदस्यों के हाथ में था, यानी कि 1949 में रिजर्व बैंक का किया गया यहाँ पर पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण। 1949 में सरकार ने राष्ट्रीयकरण करवा दिया। राष्ट्रीयकरण के बाद पूरा जो भी शेयर्स थे वो उसने खरीद लिए सरकार ने, और बैंक का संचालन यहाँ पर रिजर्व बैंक का संचालन 20 सदस्यों के हाथ में दे दिया गया। 20 सदस्यों से बने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी था, एक मध्यस्थ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रचना की गई। यहाँ पर ये जो बोर्ड था, मध्यस्थ बोर्ड, रिजर्व बैंक के सभी कार्य पर निगरानी रखता था, ज़रूरत पड़ने पर योग्य रूप से मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा था। और तब बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अपना कार्य शुरू कर पाई है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर अपने परंपरागत कार्यों को तो करती ही है, जैसे कि चलनी नोट प्रकाशित करने का कार्य, बैंकों की बैंक के तौर पे कार्य, सरकार का बैंकर के तौर पे कार्य, एजेंट और सलाहकार के तौर पर कार्य, शाख नियामक के तौर पर कार्य, विदेशी हुंडियामन जो भी होता है उसकी योग्य व्यवस्था इत्यादि जैसे अलग अलग कार्य तो वो करती ही है। साथ में यहाँ पर विविध कार्य जैसे कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन, औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन, विदेश व्यापार को प्रोत्साहन जैसे अलग अलग कार्य भी यहाँ पर आरबीआई करती रहती है। यानी कि 1934 में आरबीआई की शुरुआत की गई थी। 1934 में आरबीआई एक्ट लागू किया गया। 1935 में 1 अप्रैल को आरबीआई की शुरुआत की गई। 1949 में उसके सभी शेयर सरकार ने खरीद लिए 1948 में, और उसके बाद 1949 की जनवरी से सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया, और राष्ट्रीयकरण के बाद यहाँ पर पूरी रिजर्व बैंक का पूरा कार्य जो है वो मध्यस्थ बैंक के तौर पर शुरू करवा दिया गया, और 1949 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत की मध्यस्थ बैंक के तौर पर कार्य करती है। इसमें आपको कोई भी डाउट्स है तो आप बता सकते हैं। एक बार यही क्वेश्चन, यही पॉइंट्स आप फिर से सुनिएगा। ये सिर्फ स्टडी रिलेटेड नहीं है, ये आने वाले समय में भी आपको बहुत काम में आने वाला है। आरबीआई, चलिए आरबीआई के बाद हम दूसरी बात करते हैं, वो है एसबीआई। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सबका शायद इसमें भी अकाउंट होगा। एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो यहाँ पर बहुत प्रचलित बैंक अभी फ़िलहाल के समय में है। भारत में सबसे बड़ी बैंक है, विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बैंक है। नंबर 1 चाइनीज़ बैंक है, नंबर 2 पर है, दूसरे नंबर पर ये है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक के तौर पर वो कार्य कर रही थी। 1921 में बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, चेन्नई प्रेसिडेंसी बैंक, मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक, इन तीनों का संयुक्तिकरण करके, इन तीनों बैंकों का जोड़ान करके इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई, और ये इंपीरियल बैंक जो है वही बाद में एसबीआई के तौर पर प्रचलित हुई है। यहाँ पर बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक, चेन्नई प्रेसिडेंसी बैंक और मुंबई प्रेसिडेंसी बैंक, तीनों बैंकों का संयुक्तिकरण करके, जोड़ान करके यहाँ पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने के बाद बैंक यहाँ पर अपनी ओर से कार्य करने के लिए बहुत तैयार थी, परंतु ग्राम्य अर्थतंत्र में बैंकिंग सेवाएं अभी इतनी प्रचलित नहीं थी। ग्राम्य क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं प्रचलित नहीं थी, और उसी कारण ग्राम्य लोगों को धिराण प्राप्त करने में या तो फिर सहकारी प्रवृत्तियों में बहुत से यहाँ पर दिक्कतें आती थी। इसीलिए उसे बैंकिंग क्षेत्र से कोई मदद नहीं मिल रही थी, और उसी कारण इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने यहाँ पर अपनी ओर से ग्राम्य क्षेत्र में भी विकास करने के लिए प्रयत्न शुरू किया। यहाँ पर किसी लेखक ने, श्री मनु सूबेदार लेखक जो थे, उसने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इंपीरियल बैंक जो है वो सिर्फ शहरी विस्तार के लिए कार्य करती है, ग्राम्य विस्तार के लिए कार्य करती नहीं है। परंतु ऐसा नहीं था। शुरुआत में यहाँ पर कुछ दिक्कतें थी, बाद में एसबीआई ने ग्रामीण क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने का प्रयत्न किया। 1954 में अखिल भारतीय 1954 में अखिल भारतीय ग्राम धिराण तपास समिति ने ग्राम्य बैंकिंग की विकास करने के लिए इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की। 1954 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की गई, और इसी कारण 1 जुलाई 1955 के दिन, 1 जुलाई 1955 के दिन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में लाई गई। यहाँ पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कार्य शुरू किया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की तमाम जो भी मिल्कत और जिम्मेदारी थी वो एसबीआई ने यहाँ पर स्वीकार ली थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये यहाँ पर अत्यंत इम्पोर्टेंट बैंक है अभी भारत के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाहिर क्षेत्र की सबसे बड़ी व्यापारी बैंक है। देश की सबसे बड़ी बैंक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी सेवा प्रदान करती है। सबसे बड़ी बैंक है फिर भी छोटे से छोटे व्यक्ति को सेवा प्रदान करने का ये कार्य करती है, यही उसका लक्ष्य है। इसीलिए सभी पुअर व्यक्तियों का भी, सभी व्यक्तियों का अगर किसी भी बैंक में अकाउंट ना हो तो एसबीआई में वो आसानी से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 1959 के कानून के मुताबिक हैदराबाद, मैसूर, बीकानेर, इंदौर, त्रावणकोर, सौराष्ट्र, पटियाला और जयपुर की स्टेट बैंकें जो थी उन सभी स्टेट बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आनुषंगिक बैंकों के तौर पर परिवर्तित कर दी गई। यानी कि इन सभी बैंकों को यहाँ पर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाया गया। 30 जून 2015 के अंत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसकी अपनी 6 सहयोगी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, पटियाला, ये सब जो बैंकें थी, ये सब बैंकों को और उसकी जो भी शाखाएँ थी 24,128 जितनी यहाँ पर शाखा थी, जो 6 सहयोगी बैंक और एसबीआई सबकी मिलाकर 24,128 जितनी ब्रांचें थी भारत में 2015 के अंत तक। जो कुल बैंक शाखाओं में 20% है, यानी कि कुल बैंक आप भारत में कितनी भी देखें, जितनी बैंकिंग शाखाएं देखते उसमें से 100 बैंकों में से 20 बैंक तो एसबीआई की ही होती है पूरे भारत में। ये नोट डाउन करने वाली बात है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सहयोगी बैंकों का समावेश भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। वर्ष 2018 के अंत तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुल ब्रांचेज 22,414 जितनी थी, क्योंकि यहाँ पर बाकी की जो बैंकें थी उसका समावेश कर दिया गया एसबीआई में। इसलिए यहाँ पर 22,414 जितनी एसबीआई की अकेले की बैंकें थी लास्ट में। देखिए ये है एसबीआई जो पूरे भारत की सबसे बड़ी बैंक है, विश्व की सबसे बड़ी बैंक है। चलिए आरबीआई और एसबीआई से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर बताइएगा। आपके प्रश्न सॉल्व करने का ज़रूर प्रयत्न किया जाएगा। बाकी के जो भी अब प्रश्न है बैंकिंग सेक्टर से जुड़े अन्य प्रश्न, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बैंक में जो भी राष्ट्रीयकरण किया गया वो कैसे किया गया, या तो राष्ट्रीयकरण यहाँ पर उसके रिलेटेड हम थोड़ी सी बात करेंगे बाद में। ओके, इसमें आरबीआई और एसबीआई में आपकी कोई भी क्वेरीज है तो ज़रूर बताइए, और अगर नहीं है तो आपकी ये एसबीआई और आरबीआई के बारे में आपको जानकर कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।